नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेट गुरुजी पर। तो इस वीडियो में हम साइंस सिलेबस के फिजिक्स पार्ट के सभी टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन, फर्मीमीटर, नैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, मैनोमीटर दाब या फिर ऑप्शन डी सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्मोमीटर। यहां पर क्या होना चाहिए? भूकंप मापी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या फिर तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका प्रयोग टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? वजन, वेग, लंबाई या फिर तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग सदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, या सुचालक है, या आघातवर्धनीय है, या फिर ऑप्शन डी या सस्ती है। तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ऑप्शन सी कह रहा है उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, या फिर दोनों में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है एकीकृत परिपथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एसी परिपथ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या फिर वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश, संवेग, द्रव्यमान या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेश। किरचॉफ का नियम जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबक अपने गुण खो देता है हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिरने पर, गर्म करने पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है बायल ताप, क्यूरी ताप, केल्विन ताप, या फिर ऑप्शन डी उत्क्रमण ताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूरी ताप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है चुंबक पत्थर, लोहा, स्टील या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबक पत्थर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है दोनों टुकड़े अपना चुंबकत्व खो देंगे। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है उनमें से एक टुकड़ा अपना चुंबकत्व खो देगा, या फिर ऑप्शन डी एक टुकड़ा उत्तरी पोल की तरह कार्य करेगा और दूसरा दक्षिणी पोल की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? एल्युमिनियम, निकेल, लोहा या फिर कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन
घट जाएगा वही रहेगा, सॉरी बढ़ जाएगा वही रहेगा, घट जाएगा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है घट या बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घट जाएगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाए तो शरीर का वजन घट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का नियम है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर चतुर्थ नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा त्वरण, अपकेंद्री बल, रेखीय बल या फिर चाल। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल को मापा जा सकता है थर्मामीटर द्वारा, स्प्रिंग तुला के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कैलोरीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्रिंग तुला के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए पृथ्वी के केंद्र पर, उत्तरी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के केंद्र पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसको मापने के लिए स्टेलगमोमीटर का उपयोग होता है? अपवर्तनांक सूचक, शुद्ध गतिक सैन्यता या फिर अपवर्तनांक सूचक, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक को विद्युत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज, विद्युत, गुरुत्वीय या फिर स्थितिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत या फिर पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है केवल गैसों में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं, ऑप्शन डी कह रहा है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा वायु में, निर्वात में, जल में या फिर इस्पात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? 30 डेसिबल, 80, 100 या फिर 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रस्रव्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग या फिर एक्स किरणें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्रव्य तरंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, 2 हर्ट्ज से लेकर 2000, 20 हर्ट्ज से 2000 या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है श्वेत प्रकाश के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे प्रकाश के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है नजदीक और दूर स्थित दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से,
और ऑप्शन डी कह रहा है ना ही नज़दीक और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव उल्टा, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी या फिर सदैव वस्तु से बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदैव आभासी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है परिक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत पृथ्वी से ऊंचाई पर है 50 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? अम्लीय वर्षा, हरितगृह प्रभाव, संकटाग्रस्त प्रजाति या फिर ओजोन परत। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन परत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है, जल गैस, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भाप अंगार गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल वाष्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एक हरितगृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है औद्योगिक अपशिष्ट, धुआं, अमोनिया या फिर धोने का पाउडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक अपशिष्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है हृदय को, मस्तिष्क को, वृक्क को या फिर दांतों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांतों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक जलधारा में BOD का उच्च मान किसका संकेत करता है? सूक्ष्म जीवों की कमी, जल की अत्यधिक शुद्धता, अत्यधिक प्रदूषण या फिर बैक्टीरिया की बहुलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक प्रदूषण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं प्रतिजैविक, परजैविक, ह्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपोजेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है ATP, BOD, WPL या फिर STP। तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी कह रहा है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी कह रहा है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? फलों का पकना, दूध से दही जमना, अंगूर किण्वित होना या फिर बर्फ का पिघलना। तो कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है अर्थात कंपाउंड? दूध, पेट्रोलियम, ग्लूकोज या फिर मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय
समुत्खंडन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या फिर ऑप्शन डी 28 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।